वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था 2 अगस्त 2026 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है उसके जीके के क्वेश्चंस। सो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन है हमारे पास। 10 अप्रैल 2026 को संविधान के सिंधी भाषा संस्करण का विमोचन किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है उन्होंने 10 अप्रैल 2026 को संविधान के सिंधी भाषा संस्करण का विमोचन किया है। टंट्या भील ये टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का संबंध किससे है? तो ये योजना जो है 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई है। आर्थिक कल्याण मतलब कि एक स्वरोजगार योजना है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो 18 से 55 वर्ष तक के व्यक्तियों को जो कि एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको ये हमारे पास 7% इंटरेस्ट रेट पे 10,000 से लेके 1 लाख तक का जो है ऋण उपलब्ध कराती है। तो ये एक स्वरोजगार योजना है। इसी के साथ हम बात करें टंट्या भील स्वरोजगार योजना। टंट्या भील स्वरोजगार योजना, तो जो टंट्या भील स्वरोजगार योजना नाम से योजना चल रही है वो चल रही है 2013 से, जिसके तहत 18 से 45 वर्ष तक के एसटी पॉपुलेशन या एसटी कैटेगरी वाले व्यक्ति को 18 से 45 वर्ष तक के व्यक्ति को 5% इंटरेस्ट रेट पे 25 लाख या 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है उद्योग स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो ये दो जो है टंट्या मामा या टंट्या भील के नाम से स्वरोजगार योजना है। इसके अलावा अगर हम एससी पॉपुलेशन की बात करें तो आर्थिक कल्याण योजना जो है वो भीमराव अंबेडकर के नाम पे है। भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, और ये कब शुरू की गई है? ये भी 2022 में शुरू की गई है। ये एससी पॉपुलेशन के लिए है। इसमें भी एज लिमिट क्या है? 18 से 55 वर्ष। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख हमारे पास स्वरोजगार योजनाएं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जनजातीय योद्धा ढेलन शाह या दलन शाह जिन्हें अंग्रेजों ने सागर में फांसी दे दी थी, इनका संबंध किस जनजाति से? ठीक है, यहाँ से क्लियर हो रहा है सागर में फांसी दे दी थी। ये लोग बात कर रहे हैं ढेलन शाह की। ढेलन शाह की, और ये ढेलन शाह 1857 की क्रांति में थे। कौन सी जनजाति से थे? गोंड जनजाति से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मदनपुर से थे ये। मदनपुर कहाँ था? ये नरसिंहपुर में। वहीं बात करें हृदय शाह की, तो हृदय शाह कहाँ से थे? हीरापुर से थे। हीरापुर भी कहाँ आता है? नरसिंहपुर में। तो ये प्रमुख थे हमारे पास गोंड जनजाति के योद्धा। इसके अलावा अगर भील जनजाति के योद्धाओं की बात करें तो हमारे पास हो जाएंगे भीमा नायक, जो कि कहाँ से थे? बड़वानी। खाज्या नायक, ये कहाँ से थे? ये दोनों ही थे बड़वानी से। फिर बात करें टंट्या भील की, वो तो सभी जानते हैं, ये भी निमाड़ से थे, भील जनजाति से। सीताराम कंवर, ये भील जनजाति की उपजाति आती है, भिलाला उनसे थे। और रघुनाथ शाह, रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ शाह तो गोंड जनजाति के थे। तो ये हमारे पास प्रमुख भील जनजाति के नायक हो गए। कोरकू जनजाति की बात करें तो कोरकू जनजाति 1930 में जो हमारे पास बैतूल में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंजन सिंह कोरकू। तो ये हमारे पास थे 1857 के जनजाति योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं डिटेल में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 राज्यपालों के, राज्यपाल मतलब राज्यों में राज्यपाल होंगे। देखिए, इसकी मैंने यूट्यूब पे एक ट्रिक देखी थी, मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक है हमारे पास, जो अनुच्छेद है वो याद रखने का। शुरुआत हमें करनी है 153 से, 154, 155, 156, 157, 158 एंड 159 तक। तो ये हमारे पास है राजा का नाक
योगा से साफ, यूट्यूब पे देखी थी मैंने भी ये ट्रिक। तो राजा से हमारे पास हो जाएगा हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, उसकी हमारे पास जो अनुच्छेद 153 में दिया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर 154 क से हो जाएगा उसका कार्यपालिका, कार्यपालिका जो शक्ति है उसकी ये हो जाएगी का से कार्यपालिका शक्ति। न से हो जाएगी नियुक्ति। फिर हमारे पास क से हो जाएगा कार्यपाल, योगा से हो जाएगा योग्यता, और से हो जाएगा शर्तें, और साफ से हो जाएगा शपथ। ठीक है, तो 153 में जो है हमारे पास राज्यपाल, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, उसके बारे में बताया गया है। 154 में कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल की, उसके बारे में बताया गया है। 155 में उसकी नियुक्ति। 156 में जो है कार्यकाल उसका कितना रहेगा वो बताया गया है, और 157 में बताया गया है उसकी योग्यताएं, 158 में शर्तें, और 159 में शपथ। ठीक है, इसके अलावा बात करें 199 अनुच्छेद जो है उसमें धन विधेयक पे जो है वो पूर्वानुमति से जो है पारित होता है, इसलिए 199 से उसको सिग्नेचर करने अनिवार्य हो जाते हैं। और 200 अनुच्छेद जो है उसमें वो किसी भी विधेयक को साइन कर सकता है, विचार कर सकता है, या फिर उसको वापस भी कर सकता है। तो ये हमारे पास राज्यपाल के अनुच्छेद हो गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 153 जो है वो राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल के लिए है। तो ठीक है, ये हमारे पास 1 करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं 153 के अनुच्छेद के तहत होते हैं। फिर बोल रहा है पदावधि, पदावधि मतलब कि जो है कार्यकाल, पदावधि मतलब कितने समय के लिए रहेगा, कितनी पद की अवधि है। तो ये 155 में नहीं है, जबकि ये 156 में है। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि पदावधि किसमें है, 156 में। यहाँ दिखा है देखो, कार्यकाल, का से कार्यकाल। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 157 में पद की शर्तें हैं, जबकि शर्तें कहाँ आ रही है, 158 में आ रही है। तो 158 में आ रही है शर्तें, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। 159 में जो है शपथ है, तो लास्ट में शपथ है, तो ये हमारे पास सही है। तो यहाँ पे सही युग्मों की संख्या कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए बी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप आपको याद हो गया होगा इस ट्रिक से कि राजा का नाक योगा से साफ। तो सारे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है राज्यपाल से संबंधित वो इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मौर्य शासक संप्रति ने उज्जैन में किस आचार्य से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। तो अगर बात करें हम इस जैन धर्म के ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्वन, उसके अनुसार जो है जैन धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण की थी, आचार्य सुहस्ती से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या। देखिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है या आप डाउट में है तो प्लीज उसको टिक मत करिएगा, क्योंकि जितना आपने किया होगा उसमें से भी और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो छोड़ना ही बेहतर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आएगा आपको डाउट हो तो उसको स्किप ही कर देना। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने राजमार्ग हैं। अगर हम 2025 तक की बात करें तो हमारे पास टोटल 46 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ध्यान देना, राजकीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग। और अगर हम बात करें 135 बीबी की, तो ये 7.5 किलोमीटर लंबाई के साथ सबसे छोटा हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं बात करें NH44 लिखा है कहीं पे, और कहीं पे NH46 भी है, जिसकी 604 किलोमीटर बताई जा रही है लंबाई, और इसकी जो है 504 किलोमीटर लंबाई। तो NH44 जो है ये हमारे पास मुरैना से लेके कन्याकुमारी, मुरैना से कहाँ पे, कन्याकुमारी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो छोटा तो ये कंफर्म है, बाकी बड़े में ये दोनों जो ऑप्शन वहाँ पे अगर आए क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 में 27% पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि प्रस्तावित की गई है, यह क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती है संपत्तियों का सृजन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सन 2023-24 की बात कर रही है।
और हमारे पास फसल गिवन है और उनका जो उत्पादन है 1000 टन में दिया हुआ है। देखिए कुल खाद्यान्न, तो जो ऑप्शन गिवन है उनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, 60 है। तो ये तो एग्जामिनर ने भी धोखा कर दिया कि सब में सी दे रखा है, तो डी का हमारे पास 3 होगा, तो कुछ काम का नहीं है। तो फिर हम आते हैं गेहूं पे, तो गेहूं सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 32, तो ए का हमारे पास आएगा 2, तो ए का 2 यहीं पे है, तो यही ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट है। मक्का की बात करें तो मक्का जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4933, और धान की बात करें तो हो जाएगा 14229। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एआई टूल जो कि एल्गोरिथम का उपयोग करके डेटा को फिल्टर करता है तथा ग्राहकों के लिए लोकप्रिय उत्पादों का सुझाव देता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास आ जाएगा रिकमेंडेशन इंजन। तो ये हो जाएगा सिफारिश इंजन। जैसे कि हम यूट्यूब पे भी अगर सेम जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें रिकमेंड होती है, तो ये जो है एक एआई फिल्टर का काम है, एल्गोरिथम का यूज करके इसको फिल्टर करते हैं डेटा को, और जो हमारे पास लोकप्रिय जो हमारे पसंदीदा चीजें होती हैं वही हमें रिकमेंड होती है। तो ये काम किसका होता है, रिकमेंडेशन इंजन का होता है। मार्च 2026 में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये उत्पादन किया गया था रतलाम में। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। वहीं बात करें धार जिले की, तो धार जिले को क्या मिला है, बाघ प्रिंट जो है, बाघ की गुफाएं हैं धार में, और इसी से संबंधित बाघ प्रिंट जो प्रचलित है इसको मिला है ओडीओपी। उज्जैन की बात करें तो छिपा प्रथा या छिपा प्रिंट जो है, ब्लॉक प्रिंट, जो कि उज्जैन में भैरवगढ़ जो स्थान है वहां का ब्लॉक प्रिंट प्रसिद्ध है, उसको मिला है ओडीओपी। मंदसौर की बात करें तो लहसुन को मिला है, और रतलाम की बात करें तो रतलामी सेव। देखिए कंफ्यूजन वाली जो होती है, रियावन लहसुन जो है वो उसको जीआई टैग मिला है, और वो कहाँ से संबंधित है, रतलाम से संबंधित है। जबकि ओडीओपी किसको मिला है, मंदसौर जिले को मिला है लहसुन में। ठीक है, तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने फांसी कहाँ दी थी? तो तात्या टोपे की बात करें तो इनको फांसी दी गई थी शिवपुरी में, इनकी समाधि भी है शिवपुरी में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें ग्वालियर में, तो ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी निर्माण किस काल में भ्रंशन से हुआ था? देखो क्रिटेशियस काल में जो है नर्मदा की भ्रंश घाटियों का निर्माण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की जो सीमा है, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र और फिर गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में जाती है, तो मध्य प्रदेश में इसका 88% भाग है समथिंग, 1% महाराष्ट्र में, और 10+% या 11% जो है वो गुजरात में है। तो महाराष्ट्र की सीमा जब बनाती है तो वहां आती है अखरानी की पहाड़ियां। तो जब ये अखरानी की पहाड़ियों में प्रवेश करती है तो जो नर्मदा नदी है वो क्या बनाती है, मुखरता गार्ज बनाती है, जो कि क्या है, भ्रंश घाटियां हैं। गहरी रिफ्ट वैली जो है वो हमारे पास इनका निर्माण करती है नर्मदा नदी। और कौन से काल में किया था ये, क्रिटेशियस काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गए थे। 40th क्वेश्चन है, नेटवर्क डिवाइस जो कई लेन को जोड़ सकती है तथा ट्रैफिक समस्याओं को पृथक करने के लिए नेटवर्क को विभाजित भी कर सकती है, तो ये जो कार्य है किसका होता है, ब्रिज का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के स्थल नवदाटोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया जो है, जो कि नर्मदा घाटी सर्वेक्षण करता है, इन्होंने जो है नवदाटोली कहाँ पे आता है, ये आता है महेश्वर खरगोन। तो ताम्रपाषाणकालीन नगरी है जिसकी खोज की थी एच.डी. सांकलिया ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें वी.एस. वाकणकर की, तो वी.एस. वाकणकर को 1957-58 में इन्होंने किसकी खोज की थी, भीमबेटिका की, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें ताम्रपाषाणकालीन नगरी कायथा, जो कि कहाँ पे आती है, उज्जैन में। विक्रमादित्य के जो
नवरत्न में से एक है वराहमिहिर, उनकी जन्मस्थली भी है। इसकी खोज कब की थी? इसकी खोज की थी 1964 में वी.एस. वाकणकर ने की थी, और इन्होंने चंबल घाटी का सर्वेक्षण भी किया है। और ये जो कायथा है ये किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे है। तो ये हमारे पास था इनकी जानकारी। देखिए, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का नाम आया है, तो इसके जो प्रमुख स्थान है वो हम और देख लेते हैं। एक तो है आवरा, जो कि कहाँ पे आता है? मंदसौर में। इसकी खोज किसने की थी? एच.वी. त्रिवेदी ने। और ये भी चंबल घाटी के सर्वेक्षण करता है। आवरा हो गया। उसके बाद सागर में हो गया एरन, ये भी प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन नगरी है। और जो आवरा मंदसौर है, यहाँ से क्या मिला है? रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। नवदा टोली से क्या मिला है? मृत भांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं मतलब। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन नगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये PYQ है, माही नदी परियोजना। माही परियोजना है ये, पूरा PYQ सेम एज इट इज है। माही नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? माही नदी निकलती है, मैंने बताया था, धार जिले के मिंटा गांव से निकलती है, और झाबुआ में होती हुई ऐसे यू आकार बनाती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए कहाँ जाती है? गुजरात में, अरब सागर में। ये आ गया राजस्थान, ये आ गया गुजरात, ये आ गया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास धार और झाबुआ जिले जो है इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कौन से जिले में सबसे कम और सबसे अधिक क्षेत्रफल है? देखिए, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में शिवपुरी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? निवाड़ी जिले का सबसे कम क्षेत्रफल है, और शिवपुरी का सबसे ज्यादा है। लेकिन हमसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे बड़ा जिला। लेकिन अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा हमारे पास है दतिया, लेकिन हमारे पास जो साथ में तो भोपाल दे रखा है, तो भोपाल जो है वो दूसरे नंबर पे आता है दतिया के बाद। 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गिवन ऑप्शन में से मोस्ट करेक्ट माना गया है, क्योंकि यहाँ पे दतिया जो है, बैतूल जो है वो चौथा बड़ा है। छिंदवाड़ा के बाद छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है बैतूल सबसे बड़े में, तो इसलिए हमारे पास दतिया के साथ में बैतूल लगाना सही नहीं होगा, लेकिन छिंदवाड़ा जो है ये सबसे बड़ा है, और भोपाल जो है वो दूसरे नंबर का छोटा राज्य है, तो ये जो है मोस्ट करेक्ट होगा, ना कि ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारे पास PYQ में आया हुआ है। मध्य प्रदेश में हरसी परियोजना कहाँ पे है? ये पार्वती नदी पर है, और पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? आष्टा से निकलती है, सीहोर जिले की आष्टा तहसील से। और किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। ग्वालियर में इस नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? हरसी परियोजना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर सही कथन की बात करें तो लोकायुक्त संगठन मार्च 1982 में अस्तित्व में आया, ये गलत है, क्योंकि फरवरी 1982 में अस्तित्व में आया है, जबकि जो अधिनियम है ये 81 का है, तो ये हमारे पास सही है। अधिनियम तो 81 का ही है, लेकिन अस्तित्व में कब आया? ये आया हमारे पास मध्य प्रदेश में फरवरी 1982 में। वहीं बात करें लोकायुक्त संगठन के सतर्कता आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये भी हमारे पास सही है। लोकायुक्त संगठन कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है, तो ये भी हमारे पास सही माना गया है आंसर की में। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 है ये हमारे पास सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास सही आएगा, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत समितियों पर विचार कीजिए, तो इसमें हमारे पास बोला गया है कि ग्राम पंचायत समितियां जो है वो उपरोक्त में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां नहीं है पूछा गया है।
ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नहीं है बोला गया है, बोला गया है कि कौन सी ग्राम समितियां नहीं है। तो हमारे पास नियोजन एवं विकास नीति इसमें आती है, प्रशासनिक समिति भी आती है, निर्माण कार्य भी आती है, वित्तीय समिति जो है वो ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में नहीं आती है। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर केवल 2 है वो हमारे पास सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ग्राम पंचायत समितियों में नहीं आती है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो अगर हम बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे पास किस जिले में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक मैं बताती हूँ, जो हमारे पास मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट है उसको याद रखने की। देखो कान्हा पे बांध बना, पन्नी का पूड़ा, संजय से लेकर दुर्गा को रात में माधव देगा। ठीक है, तो सन शुरू करते हैं हम 1974। प्रथम तो याद रखना पड़ेगा कान्हा जो है सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है, और इसके साथ साथ टाइगर प्रोजेक्ट भी सबसे बड़ा है। तो 1974 में शुरू किया गया था। और दूसरा देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 1992, 2 मतलब सेकेंड नंबर पे। फिर बांधवगढ़ जो है पे से आ जाएगा पेंच, ये हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 में। फिर पन्नी से आ जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये आ जाएगा 1994 में। सतपुड़ा में इसको पूरा कर देना है, पूरा मतलब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम, ये हमारे पास आ जाएगा 1999। ये वाली सीरीज खत्म कर देंगे। संजय डूबरी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं संजय डूबरी, तो संजय डूब गया तो मम्मी डांटेगी, संजय डूबरी तो डांटेगी, तो डांट से हो जाएगा 8, तो 2008। दुर्गा से हो जाएगा रानी दुर्गावती, ये हो जाएगा 2023। रात से हो जाएगा रातापानी, रातापानी का नाम बदल के रख दिया गया है वीएस वाकणकर अभ्यारण्य। तो ये हमारे पास 2024 में। और माधव से हो जाएगा हमारे पास माधवराव या माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये हो जाएगा 2025। तो इन जो ट्रिक में मैंने बताया है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है 7 है नेशनल पार्क है। वहीं बात करें रानी दुर्गावती और रातापानी जो कि वीएस वाकणकर अभ्यारण्य हो गया है, ये हमारे पास हो गई 2 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो टोटल हमारे पास टाइगर रिजर्व कितने हैं? 9 है। ये हमारे पास आ जाएगा 9 टाइगर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 क्वेश्चन तो छूट गया इसमें, देखते हैं इसको। भारतीय मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व देशांतर मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो ये भी हमारे पास PYQ है, एज इट इज है हमारे पास PYQ। तो सिंगरौली जिले से निकलती है हमारे पास ये रेखा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से 14 जिलों में होती हुई गुजरती है, जिसमें से भोपाल जो है एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके कि 5 ही जो जिले हैं उनमें से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो ये भी PYQ है। तो हमारे पास मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? इंदौर जिले से निकलती है। इस तरह से हमारे पास मध्य प्रदेश का अगर हम रफली डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास कहाँ से निकलती है? इंदौर से निकलती है। देखिए इंदौर से निकलती है